आज हम 1946 के कैलकाटा दंगों की एक गहन पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, जिन्हें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये 16 से 19 अगस्त 1946 के बीच हुआ था। हमारे पास इस पर कई अहम दस्तावेज और शोध हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस भयानक घटना के पीछे की परतों को खोला जाए। मतलब वजह क्या थी, असल में हुआ क्या था और इसका असर कितना गहरा पड़ा। हाँ, वही सब। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये घटना भारत के बंटवारे से ठीक पहले हुई। इसने उस वक्त के जो सांप्रदायिक तनाव थे उनको मतलब एक भयानक मोड़ पर पहुंचा दिया। हाँ, जिसके निशान शायद आज भी कहीं ना कहीं दिखते हैं। बिल्कुल, बहुत दूर तक असर रहा इसका। तो ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान हुआ, मुस्लिम लीग ने किया था ये 29 जुलाई 1946 को। क्या स्रोत बताते हैं कि इसकी असल वजह क्या थी? ये कैबिनेट मिशन प्लान से कैसे जुड़ा था मामला? हाँ, देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान वो भारत के भविष्य के शासन के ढांचे पर एक ब्रिटिश प्रस्ताव था। अच्छा। उस पर सहमति नहीं बन पाई थी पार्टियों के बीच। अच्छा। और मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को लेकर उनका रुख और कड़ा हो गया। जिन्ना ने इसी संदर्भ में प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। कुछ सोर्सेस में तो इससे भारत विभाजित या विनष्ट की चेतावनी जैसा बताया गया है। बाप रे। और उस समय बंगाल में सरकार किसकी थी? सोहरावर्दी की, है ना? हाँ, हुसैन शहीद सोहरावर्दी की। और कलकत्ता वो जैसे हिंसा का केंद्र बन गया। हालात इतने कैसे बिगड़ गए वहाँ? क्या प्रशासन की तरफ से कोई कमी रही? कुछ स्रोत इशारा करते हैं इस तरफ। हाँ, कई विवरण इसी ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल, बताया जाता है कि 16 अगस्त को कलकत्ता के मैदान में एक बड़ी सभा हुई थी। अच्छा। और उस दौरान पुलिस की भूमिका मतलब बहुत सीमित रखी गई। जानबूझकर? कई लोग इसे जानबूझकर की गई निष्क्रियता ही मानते हैं। इससे माहौल और ज्यादा बिगड़ा और शायद हिंसा करने वालों का हौसला भी बढ़ गया हो। और फिर जो हुआ वो तो मतलब सोच से भी परे। 16 अगस्त की सुबह से ही लूटपाट, आगजनी, हत्याएं और यहाँ तक कि सामूहिक बलात्कार की खबरें भी आने लगी। हाँ, शहर जैसे थमसा गया था। और ये वहशत 4 दिनों तक चली। इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब अचानक हुआ या इसमें कोई संगठन भी शामिल था? कोई प्लानिंग थी? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ भीड़ का अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, इसमें संगठित तत्व भी थे। अच्छा। जी, कुछ रिपोर्ट्स में मयार फौज जैसे संगठनों का नाम आता है। मयार फौज? हाँ, कुछ स्रोत इन्हें मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ बताते हैं। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने भीड़ को हथियार सप्लाई किए। ओह, तो ये तो फिर योजना और तैयारी की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और मौतों का आंकड़ा वो तो दिल दहला देता है। अलग अलग स्रोत अलग अलग संख्या बताते हैं। हाँ, बहुत फर्क है आंकड़ों में। कहीं 4000 लिखा है, कहीं 10,000 से 15,000 और कुछ अनुमान तो 20,000 तक भी जाते हैं। सोचकर ही डर लगता है। हजारों घायल हुए होंगे, लाखों बेघर। बिल्कुल। और इंडियन एक्सप्रेस के एक विश्लेषण में एक खास बात सामने आती है। क्या? कि इस हिंसा में जो क्रूरता थी, जैसे अंग भंग करना, बलात्कार, वो उस समय तक के दंगों में उतनी नहीं देखी गई थी, असामान्य थी। यानी ये और भी भयानक था। हाँ, और ये अपने आप में एक तरह से आने वाले बंटवारे की और भी भयानक हिंसा का एक अशुभ संकेत बन गया। इस अंधेरे के बीच क्या कहीं से कोई प्रतिरोध की आवाज भी उठी? कोई कोशिश हुई बचाव की? हमने गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठक का जिक्र देखा है। हाँ, उनका नाम आता है। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू इलाकों की हिफाजत के लिए हथियारबंद दस्ते बनाए थे। लेकिन उनकी भूमिका बहुत क्या कहते हैं, विवादास्पद है। कुछ लोग उन्हें बचाने वाला हीरो मानते हैं और कुछ स्रोत उन्हें भी हिंसा बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराते हैं। ये दिखाता है कि उस वक्त हालात कितने पेचीदा थे। कोई भी सीधी सपाट कहानी नहीं है। सही कहा। और ये भी दिलचस्प है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उस वक्त की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया था, जैसे सियालदा स्टेशन पर हुए टकराव की रिपोर्टें हैं। हाँ, ये दस्तावेज दंगों के विस्फोट और इसमें राजनीतिक जिम्मेदारियों पर रोशनी डालते हैं। ये अलग अलग नजरिए शायद हमें घटना की जटिलता समझने में मदद करते हैं। निश्चित रूप से। इस तबाही का असर सिर्फ इंसानी जानों तक तो सीमित नहीं रहा होगा। कलकत्ता शहर पर, उसके ताने बाने पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा था और लंबे समय तक रहा। शहर का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा गया। मतलब व्यापार वगैरह? हाँ, व्यापार ठप हो गया। बाहर से जो निवेश आता था वो रुक गया और उससे भी बढ़कर समाज में एक गहरी खाई पैदा हो गई। एक तरह का सांस्कृतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ, जिसके निशान शायद आज भी बाकी हों। ऐतिहासिक नजरिए से इसे कैसे देखा जाता है? क्या इसे बंटवारे की शुरुआत मानते हैं इतिहासकार? हाँ,
कई इतिहासकार इसे बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। साइंसेस ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, वो इसे उस दौर का सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगा कहती है। सबसे भयानक? जी। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का एक अध्ययन है, वो इसे सिर्फ एक दंगा नहीं मानता, वो इसे बंटवारे से पहले कलकत्ता में जो शहरी तनाव पनप रहा था और एक तरह की पूर्व नियोजित संघर्ष के तौर पर देखता है। यानी ये अचानक नहीं बल्कि एक विस्फोटक स्थिति का नतीजा था। बिल्कुल। और इसका दर्द हमें साहित्य में भी मिलता है। ज्योतिर्मयी देवी जैसे लेखकों ने इस त्राजेडी को अपनी रचनाओं में दर्ज किया है। तो इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद सार यही निकलता है कि 1946 के कलकत्ता दंगे सिर्फ एक हादसा नहीं थे। ये ऊंचे स्तर पर राजनीतिक गतिरोध, स्थानीय प्रशासन की कह सकते हैं संभावित विफलता और जमीनी स्तर पर संगठित सांप्रदायिक हिंसा, हाँ, इन सब का एक ऐसा घातक मिश्रण था जिसने बंटवारे की आग को और भड़का दिया और समाज पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास की ये दर्दनाक घटनाएं, ये चेतावनियां हमें आज के समाज और राजनीति के बारे में क्या सिखाती हैं? क्या सबक ले सकते हैं हम इनसे कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को दोहराने से कैसे बचा जा सके? ये एक बड़ा सवाल है।